नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय रहेगा कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज प्रथम का गद्य खंड का प्रथम अध्याय दो बैलों की कथा प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। तो इसका आधा अध्याय हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। बाकी का अंश तीसरे परिच्छेद से यहाँ शुरू करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि झूरी का साला गया दोनों बैलों को, हीरा और मोती को अपने साथ ले जाता है। तो वहाँ उनको वो स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है जो झूरी देता है। तो वहाँ से वो दुखी होकर, परेशान होकर और अपने सारे बंधन तोड़ाकर वहाँ से भाग जाते हैं। और भूख से व्याकुल होकर रास्ते में एक खेत का मटर उन्हें दिखाई देता है, तो वहाँ चरने लग जाते हैं। तो चरने के बाद जब उनको संतुष्टि प्राप्त होती है तो आपस में कल्लोल करने लगते हैं, सींग मिलाकर और लड़ने लगते हैं, अर्थात मस्ती करने लगते हैं। तो आपस में जब वो सींग मिलाकर मस्ती कर रहे होते हैं तो मोती ने देखा कि कहीं खेल खेल में झगड़ा नहीं हो जाए, इसलिए वह दूर हट जाता है झगड़े से बचने के लिए, कि कहीं मित्रता में इस प्रकार से दरार ना आ जाए। फिर अगला परिच्छेद देखते हैं कि अरे यह क्या हुआ, कोई सांड ढोंकता चला आ रहा है, अर्थात मुंह से आवाज निकालता हुआ आ रहा है। हाँ, सांड ही है। और गौर से देखने पर पता लगा कि हाँ, वह सांड ही है। वह सामने पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। दोनों मित्र अर्थात हीरा और मोती अपने बगल में देख रहे थे। सांड पूरा हाथी है, पूरा हाथी अर्थात हाथी के समान शरीर वाला और बलिष्ठ है, शक्तिशाली है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, अर्थात उससे भिड़ना या लड़ाई करना जान जोखिम में डालना है, खतरे में डालना है। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। अगर उससे नहीं भिड़ेंगे, उससे लड़ेंगे नहीं, तो भी जान नहीं बचेगी, क्योंकि वो उनको मार डालेगा। इन्हीं की तरफ आ रहा है कि वह जो सांड है वो इन दोनों बैलों की तरफ आ रहा है, हीरा और मोती की तरफ। कितनी भयंकर सूरत है कि उसकी शकल सूरत अर्थात उसका चेहरा भी देखने में भयंकर लग रहा है। मोती ने मूक भाषा में कहा, शांत भाषा में, कि बुरे फंसे, अर्थात मन ही मन उसने कहा कि अब तो बुरे फंस गए इसके सामने, इस भयंकर सांड के सामने। जान बचेगी, कोई उपाय सोचो, कि जान बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय सोचना होगा। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है कि वह जो सांड आ रहा है वह अपने शक्ति बल के घमंड में चूर है। आरजू विनती न सुनेगा, और किसी प्रकार की कोई विनती प्रार्थना नहीं सुनेगा। आरजू उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ प्रार्थना होता है। भाग क्यों न चलें? तो हीरा कह रहा है कि यहाँ से भाग चलते हैं। वह अपने बल के घमंड में, शक्ति के घमंड में चूर है, वह हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। तब मोती कहता है कि भागना कायरता है। फिर हीरा कहता है, तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है, कि तुम यहाँ मरो, मैं तो यहाँ से चलता हूँ। और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी, कि यह हमें मार देगा, इससे बचने के लिए कोई ना कोई उपाय सोचना चाहिए। उपाय यही है कि दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रंगेदता हूँ, अर्थात खदेड़ता हूँ, उसको मारता हूँ, पीछे धकेलता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। कि मैं आगे से उसको खदेड़ता हूँ और तुम पीछे से खदेड़ना। दोनों मित्र हैं हीरा और मोती, वो उससे लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। दोहरी मार पड़ेगी कि दोनों तरफ से मार खाएगा तो वहां से भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। तो बता रहा है कि जब मेरी ओर वो झपटेगा मारने के लिए, तो तुम दूसरी ओर से सींग घुसेड़ देना, और तुम्हारी ओर झपटेगा तो मैं दूसरी ओर से सींग घुसेड़ दूंगा।
तो इस प्रकार से करके हम अपनी जान बचा सकते हैं। जान का जोखिम में अर्थात जान का थोड़ा खतरा है, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके, अर्थात अपने प्राणों को संकट में डालकर प्राणों की परवाह किए बिना ही उस सांड के सामने लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा या तजुर्बा नहीं था। तो उस सांड को भी संगठित अर्थात संगठन के रूप में शत्रुओं से लड़ने का अनुभव नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था कि एक शत्रु से ही मल्ल युद्ध अर्थात कुश्ती, पहलवानों के द्वारा जो लड़ा जाता है वह क्रिया होती है, तो कुश्ती कह सकते हैं कि वह तो एक ही शत्रु से कुश्ती करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा तो उस सांड ने जैसे ही हीरे पर आक्रमण किया तो मोती ने पीछे से उसको दौड़ाया, खदेड़ दिया। ये उनकी पहले की रणनीति थी, उन्होंने पहले ही बना ली थी। सांड उसकी तरफ मुड़ा कि जैसे ही हीरा की तरफ सांड मुड़ा, मोती की तरफ सांड मुड़ा तो हीरा ने उसको रगेदा अर्थात वहां से खदेड़ दिया। सांड चाहता कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, कि सांड ये सोच रहा था कि एक एक करके दोनों को गिरा दूं, पराजित कर दूं, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उस्ताद अर्थात गुरु थे। उसे यह अवसर न देते थे कि एक एक से वो लड़ाई करे। दोनों संगठित रूप में लड़ रहे थे, क्योंकि वो अकेले उनसे कमज़ोर पड़ जाते थे और यहाँ संगठन में शक्ति होती है। तो संगठन के रूप में अगर लड़ेंगे तो उससे जीत सकते हैं, उन्होंने ये सोचा। उसे यह अवसर नहीं देते थे कि एक एक करके उनको मार दें। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया, कि जैसे ही वो हीरा को मारने के लिए दौड़ा कि अब की बार इसका अंत ही कर दें, यह सोचकर सांड दौड़ा तो मोती ने बगल में आकर उसके पेट में सींग भोंक दिए थे। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में, दूसरे हिस्से में सींग चुबा दिया, जैसे कि उनकी पूर्व की रणनीति थी। आखिर बेचारा जख्मी होकर, घायल होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया सांड का, यहाँ तक कि सांड बेदम अर्थात अधमरा सा होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते हुए, खुश होते हुए चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। तो यहाँ उसके लिए संकेत किया गया है। मोती कह रहा है कि मेरा मन ये कर रहा था कि मैं उस सांड को मार ही दूं। तब हीरा ने तिरस्कार किया, अर्थात उसकी इस बात का कटाक्ष करते हुए कहा कि गिरे हुए बैरी अर्थात शत्रु पर सींग ने चलाना चाहिए, अर्थात गिरे हुए शत्रु पर हमें हमला नहीं करना चाहिए। तब मोती कहता है, यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। ये सब प्रचलित बातें हैं, मनमाने की बात है कि शत्रु को तो ऐसा मारना चाहिए कि वो दोबारा उठे ही नहीं। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो। तो हीरा कह रहा है कि घर कैसे पहुंचेंगे उसके बारे में सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। तो मोती ने जवाब दिया कि पहले कुछ खा लेते हैं फिर सोचेंगे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ने सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास लिए थे कि दो आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर खड़ा था तो निकल गया। मोती सींचे हुए, पानी दिए हुए खेत में फंस गया था। तो खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी अर्थात उसका साथी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों ही फंसेंगे। उसने ये अपनी मित्रता का धर्म निभाया कि मेरा साथी संकट में है, तो अगर वो एक फंस रहा है तो मैं भी उसकी सहायता करूं या फिर मैं भी उसके साथ चला जाऊं। तो वो सोच रहा है कि फंसेंगे तो दोनों ही फंसेंगे, अकेले को नहीं फंसने दूंगा।
रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। तो खेत के रखवाले थे, तो हीरा को भी पकड़ लिया गया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजे हाउस में बंद कर दिए गए। तो कांजे हाउस वो होता है जहाँ आवारा पशुओं को बंद किया जाता है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसी साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया, अर्थात इस प्रकार का सामना करना पड़ा था, ऐसा मतलब सिद्ध हुआ था, ऐसा सरोकार हुआ था कि वो बंधन में पूरे के पूरे दिन बिता दिए और खाने को एक तिनका भी उनको नहीं मिला चारे के रूप में। समझ ही में नहीं आता था यह कैसा स्वामी है, कैसा मालिक है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था कि कांजी हाउस का जो मालिक था उससे अच्छा तो गया ही था, जो हमें कुछ न कुछ खाने के लिए दे देता था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, अर्थात निष्क्रिय होकर पड़े हुए थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए देखते रहते थे, अर्थात एक दृष्टि से देखते रहते थे कि उनका मालिक आएगा और उन्हें यहाँ से छुड़ा कर ले जाएगा। पर कोई चारा लेकर नया दिखाई दिया और ना ही उनके लिए कोई चारा लेकर आया था। वो चारे की दृष्टि से भी द्वार को निहारते रहते थे। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की। अब भूखे मरते और क्या करें बेचारे। उन्होंने दीवार की मिट्टी को चाटना शुरू किया, लेकिन उससे क्या तृप्ति होती, उससे भूख मिटती नहीं, उसको संतोष की प्राप्ति नहीं होती थी। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला, विद्रोह की अग्नि दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। तो मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं, कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं। तो हीरा कह रहा है कि इतनी जल्दी हिम्मत न हारो, हार मत मानो, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। तो कह रहा है, मोती कहता है कि मुझसे तो नहीं होगा, अर्थात मेरे अंदर इतनी शक्ति बल नहीं बचा है। तो हीरा कहता है कि बस इसी बूते पर अकड़ते थे, इसी बल के ऊपर तुम अकड़ दिखाया करते थे, सारी अकड़ निकल गई तुम्हारी। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जो मारा। तो जैसे ही उसने अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ाकर और अधिक जोर मारा और अधिक शक्ति लगाई, तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया, अर्थात एक पपड़ी निकलकर पड़ गई। फिर तो उसका साहस और अधिक बढ़ गया। जैसे ही मिट्टी गिरी उसमें से, तो उसका साहस और अधिक बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा था। उसी समय कांजे हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला कि कितने उपस्थित हैं यहाँ। हीरा का उज्जड़पन देखकर, गंवारपन देखकर उसने कई डंडे रसीद कर दिए, उसको डंडे मारे और मोटी सी रस्सी से हीरा को बांध दिया गया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला, कि मैं तो पहले ही मना कर रहा था कि तुमने मार भी खाई और कुछ प्राप्त भी नहीं हुआ। तब हीरा कहता है कि अपने बूते भर जोर तो मार दिया, कि मेरे अंदर जितनी शक्ति थी उतना मैंने शक्ति का प्रदर्शन तो किया, अर्थात दीवार को ढहाने की कोशिश तो की। ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ जाए। तब मोती कहता है कि इस प्रकार का जोर दिखाने का क्या फायदा, जो उसको बंधन में डाल दे, बंदी बना दे। जोर तो मारता ही जाऊंगा। हीरा कहता है कि जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। फिर मोती कहता है कि जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो हीरा कहता है, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। कि इस प्रकार से
परतंत्रता में जीने से अच्छा तो मरना ही ठीक है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बचती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी के देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब के सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है कि सभी मर जाएंगे। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। तो मोती भी अब तैयार हो जाता है। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी, फिर हिम्मत पड़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो, अपने किसी शत्रु से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद, 2 घंटे तक उसने शक्ति प्रदर्शन करने के बाद, ऊपर से लगभग 1 हाथ दीवार गिर गई। फिर उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार भी गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, उनमें चेतना स्फूर्ति आ गई। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, तेज गति से वहां से निकल गई। फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, निकल गई। पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े हुए थे, जैसे वहां थे वैसे के वैसे खड़े हुए थे। वो वहां से नहीं जाना चाहते थे। हीरा ने पूछा, तुम क्यों नहीं भाग जाते? गधों से पूछा कि तुम भाग कर क्यों नहीं गए? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो ये बताया गया है कि अगर फिर से उन्हें पकड़ लिया जाए तो ये जो है ये स्वतंत्रता से पूर्व लिखी हुई कहानी है। तो इस प्रकार से यहाँ संगठन की शक्ति बताया है और किस प्रकार से स्वतंत्रता में होने के बाद संघर्ष करने पर मुक्ति पाई जा सकती है और स्वयं नहीं तो औरों को आज़ाद किया जा सकता है। तो इस प्रकार से गधे जो संकेत हैं उन लोगों के लिए किया गया है, गधे का संकेत, कि जो स्वतंत्रता में बिना संघर्ष किए, बिना विद्रोह किए ही यथावत स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, जैसी स्थिति है वैसी ही, अर्थात स्वतंत्रता में ही जीवन जी लेते हैं। तो एक गधे ने कहा कि जो फिर पकड़ लिए जाएं तो फिर हीरा कहता है कि तो क्या हर्ज है, इसमें क्या नुकसान है, अभी तो भागने का अवसर है, तो भाग जाएं। गधा कहता है कि हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें कि न भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। हीरा जो बंधन में पड़ा हुआ था उसकी रस्सी को काटने का प्रयत्न कर रहा था। जब वह हार गया, रस्सी नहीं कटी, तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए, कहीं न कहीं तो मुलाकात हो ही जाएगी। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा अकेले बंधन में? कि मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ। हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? कि मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, तुम यहाँ रुकोगे तो बहुत मार पड़ेगी, क्योंकि तुमने इस दीवार को तोड़ दिया है और यहाँ के सारे मवेशियों को भगा दिया है। लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है, ये सब करने की तुम्हारी ही वजह है, अर्थात तुम ही ने ऐसा सब किया है, लोग समझ जाएंगे। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, कोई चिंता की बात नहीं है। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वो वहां से मुक्त हो गए, आजाद हो गए। वे सब तो कम से कम मुझे आशीर्वाद देंगे ही। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मारकर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। हीरा अपने मित्र के पास आकर सो गया। भोर होते ही, प्रातःकाल होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं है। अर्थात वो देखकर भौचक्के रह गए और चारों तरफ से उन मवेशियों को खोजने लगे। जब मवेशी नहीं मिले तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये इस बैल का ही काम है कि जो स्वतंत्र बैठा है बिना रस्सी के, क्योंकि हीरा तो रस्सी से बंधा हुआ था
और मोती बिना रस्सी के बैठा हुआ था। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई, खूब मार पड़ी और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण तिनका भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिया जाता था, यही उनका आधार था और उनके जीवन का आधार केवल पानी ही बच गया था। चारा के रूप में उसे एक तिनका भी नहीं मिलता था उन दोनों को। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे, कमजोर हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठटरियां निकल आई थी, अर्थात उनकी हड्डियां दिखाई देने लग गई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी, डुगडुगी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए, अर्थात नीलामी के लिए ऐसा किया जा रहा था। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उसकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते, अर्थात उदास होकर चले जाते, क्योंकि ये बैल थे, ये अत्यधिक कमजोर हो गए थे, इनकी हड्डियां दिखाई देने लग गई थी। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता, अर्थात ऐसे मरे हुए से या कमजोर बैलों का कोई खरीदार नहीं मिलने वाला था। सहसा अचानक एक दड़ियल दाढ़ी वाला व्यक्ति आया, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। वह व्यक्ति आया कि जिसकी आंखें लाल थी और उसकी मुद्रा अर्थात चेहरे की भावभंगिमा कठोर थी। क्रुद्ध व्यक्ति दिखाई दे रहा था, हृदय से कठोर दिखाई दे रहा था। दोनों मित्रों के कोलों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा, अर्थात उनके पुट्ठे जांचे कि कैसे इनके मांस मंदा है, अर्थात कितने कमजोर शक्तिशाली हैं, और मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। उसका चेहरा देखकर, उसके चेहरे की भयंकरता को देखकर, कठोर मुद्रा को देखकर वो अंतर्ज्ञान से दोनों के दिल कांप उठे थे कि यह व्यक्ति तो सुहृदयता नहीं दिखाएगा। वह कौन है जो उन्हें क्यों टटोल रहा है, कि वह व्यक्ति कौन है और उन्हें टटोल क्यों रहा है, इस प्रकार से जांच क्यों कर रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा, कि दोनों को किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं हुआ कि वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, अर्थात उन्हें पता लग गया था कि यह एक व्यापारी है और उन्हें खरीदने के लिए आया है। और दोनों ने एक दूसरे से भीत नेत्रों से अर्थात भयभीत डरे हुए नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, नाहक मतलब व्यर्थ, बेकार ही भागे, अर्थात इससे अच्छा तो वहीं ठीक थे। सूखा रूखा जैसा भी चारा मिल तो रहा था, वहां एक ठिकाना तो था। अब जान न बचेगी, कि अब इसके हाथ चढ़ गए तो अब जान मुश्किल ही बचे। मोती ने अश्रद्धा, श्रद्धाहीन ने श्रद्धा के विपरीत भाव से कहा, उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। कैसा कहते हैं कि सबके ऊपर दया करती है भगवान, अर्थात भगवान की सबके ऊपर दया होती है, लेकिन हमारे ऊपर दया क्यों नहीं है। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे, कि अब हमें दोबारा नहीं बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी के काम तो आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल दाढ़ी वाले व्यक्ति के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, शरीर का एक एक हिस्सा कंपायमान हो रहा था। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे। लेकिन वो भयभीत थे, क्योंकि वो जैसे ही धीमी गति से होते तो ऊपर से उन्हें कोड़े की मार पड़ती, तो भय के मारे वो गिरते पड़ते भागे जाते थे। क्योंकि जरा भी चाल धीमी होती और जोर से डंडा उनको जमा दिया जाता था उस दड़ियल व्यक्ति के द्वारा।
राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आ रहा था। खेत में चरता नजर आ रहा था, हरियाली युक्त खेत में। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने थे, सुंदर और चपल अर्थात चंचल थे। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था अर्थात आनंद से उगाली कर रहा था। कितना सुखी जीवन था उनका। पर ये कितने स्वार्थी हैं, सबके सब कितने स्वार्थी हैं। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई हीरा और मोती बधिक के हाथों हाथ पड़े कैसे दुख है। बधिक अर्थात बैल का जो रखवाला है, वो बधिक के हाथों किस प्रकार से दुखी हो रहे हैं, उसको उन सभी जानवरों को ऐसी चिंता नहीं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह एक परिचित राह है, कि जैसे वो मार्ग पर चल रहे थे तो अचानक उनको लगा कि यह मार्ग तो परिचित है, जाना पहचाना है। फिर वो अंदर ही अंदर सोचते हैं कि हाँ, इसी रास्ते से, मार्ग से उन्हें ले जाया गया था, कि जब गया उनको लेके गया था तो इसी रास्ते से लेकर गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। जो उनके परिचित थे, जाने पहचाने थे, वही खेत, वही बगीचे और वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे तो उनकी चाल में गति होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई थी। आह, ये लो, अपना ही हार आ गया है, कि अपना गांव आ गया है, अर्थात अपने ही खेत दिखाई दे रहे हैं। इस कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। तो इसी कुएं पर हम पानी खींचने के लिए आते थे और यही वह कुआं है। तो मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया, नजदीक ही आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है कि हम घर के समीप ही हैं। मैं तो अब घर भागता हूँ। तो मोती कहता है कि मैं अब घर निकल रहा हूँ। तो प्रति उत्तर में कहता है कि यह जाने देगा, कि क्या यह जाने देगा। तो मोती कहता है, इसे मैं मार गिराता हूँ, कि नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो। मारते नहीं है, इससे छुड़ा लेते हैं और दौड़कर थान पर, अर्थात जिसको ठाण बोलते हैं, अर्थात पशुओं के बैठने का स्थान, उस पर चलते हैं। वहाँ से हम आगे न जाएंगे, कि वहीं पर रुक जाएंगे अपने स्थान पर ही। दोनों दोनों उन्मत्त होकर, अर्थात मस्ती में भरकर, मतवाले होकर, बछड़ों की भांति कुल्लेले करते हुए, केड़ा करते हुए, उछल कूद करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है, और वो पहचान लिया कि वह हमारा ठान है, बैठने का स्थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। वह जो उनको नीलामी में छुड़ा कर लाया था, दाढ़ी वाला व्यक्ति, वह भी दौड़ा दौड़ा उनके पीछे आ गया। झूरी द्वार पर बैठा धूप सेक रहा था, धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी गले से लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। दोनों हीरा और मोती की आंखों से प्रेम के आनंद के आंसू बहने लगे, क्योंकि उनका जो स्वामी था जूहरी, वो उनको वापस मिल गया था। वो अपने घर वापस लौट चुके थे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। तो झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, कि तुम इनकी रस्सी क्यों पकड़ रहे हो? ये दोनों बैल मेरे हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, कि मैं मवेशी खाना से, जहाँ पशुओं को रखा जाता है, वहाँ से नीलाम करवा के इनको लेकर आया हूँ। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो, कि मेरे हिसाब से तुमने, जूहरी कह रहा है कि मेरे हिसाब से तुमने इनको चुरा लिया है, क्योंकि ये बैल तो मेरे हैं। चुपके से चले जाओ, कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मेरे बैल हैं। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, कि जब मेरी इच्छा होगी, जब मैं बेचूंगा तभी बिकेंगे, उससे पूर्व में नहीं। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार, अर्थात कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इनका मालिक मैं हूँ।
जाकर थाने में रपट कर दूंगा। तो वह दड़ियल व्यक्ति कहता है कि मैं रिपोर्ट लिखा दूंगा थाने में जाकर, FIR, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं, कि ये मेरे बैल हैं, और इसका सबूत ये है कि ये चुपचाप बिना किसी के लाए ही मेरे द्वार पर आकर खड़े हो गए हैं। दड़ियल झल्ला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाने के लिए आगे बढ़ा, तो उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया, दड़ियल वहां से भागा। मोती पीछे दौड़ा, गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था, कि मोती उसको भगाकर वहां पर खड़ा होकर और दड़ियल का रास्ता देख रहा था कि कहीं ये वापस तो न आ जाए। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी सूर के भांति, अर्थात जैसे सूरवीर विजय होकर लौटता है, उसी प्रकार से रास्ता रोके खड़ा था। एक सूरवीर की भांति उसका रास्ता रोककर खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो, कि उस दड़ियल व्यक्ति को कहीं मार न दो। फिर मोती कहता है कि अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता, अगर मुझे पकड़ लेता तो मैं उसको बिना मारे नहीं छोड़ता। अब ना आएगा कि अब वो दोबारा नहीं आएगा, और आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, अगर वो आ जाएगा तो उसको दूर से ही संभाल लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, तो हीरा कह रहा है कि अगर वो गोली मरवा देगा तो जवाब देता है मोती कि मर जाऊंगा पर उसके काम तो नहीं आऊंगा, कि उसका काम बिल्कुल नहीं करूंगा, भले ही मुझे मरना पड़े। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता है, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं कि हमारी जान को कोई जान नहीं समझता है, अर्थात हमें इस प्रकार से हमारे जीवन का इस प्रकार से कोई महत्व नहीं देता है, क्योंकि हम सीधे हैं, भोले भाले हैं, शायद इसलिए। जरा देर में नांदों में खली भूसा चोकर दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, प्रेम से सहला रहा था, और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में अर्थात उत्साह सा मालूम होता था, और उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो इस अध्याय में ये स्पष्ट किया गया है कि परतंत्रता से तो अच्छा यही है कि आप संघर्ष करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दें, क्योंकि परतंत्रता का कोई जीवन जीना नहीं है, चाहे उसे स्वतंत्रता में ही त्याग क्यों न करना पड़े। तो ये कहानी उसी ओर संकेत करती है कि जिस प्रकार से हीरा और मोती ने कितने संघर्ष करके, कष्टों में पड़ के, और आखिर में स्वतंत्रता हासिल कर ली, उसी प्रकार से लोगों को संदेश दिया गया है कि तुम भी इस प्रकार से संघर्ष करके अपनी स्वतंत्रता को हासिल कर सकते हो। तो इस प्रकार से यह अध्याय पूर्ण होता है। अब इसके प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में हल करते हैं। धन्यवाद।